नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र। दोस्तों, हम राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ रहे हैं और रात को मीडिया के जरिए सूचना मिली है कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो थे प्रणब मुखर्जी, उनका निधन हो गया है। तो आज मैं राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ाने से पूर्व कुछ सेकंड के लिए उनके लिए मौन रखूँगा। आप भी जब भी इस वीडियो को देखें तो प्लीज़ जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है, उनके लिए आप थोड़ी सी देर के लिए मौन जरूर रखें। ठीक है दोस्तों, तो मैं अपना मौन शुरू करता हूँ कुछ सेकंड के लिए, और आप भी जब भी वीडियो को देखें तब ज़रूर रखें। ठीक है। ठीक है मित्रों, तो हम शुरू करते हैं राष्ट्रपति टॉपिक। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आर्टिकल 57 को और आर्टिकल 59 को डिस्कस किया था। आर्टिकल 57 में जहां राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता दी गई है, वहीं आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति पद की सेवा शर्तों के बारे में बताया गया है। सेवा शर्तों के बारे में हमने अध्ययन किया था और इसके साथ ही हमने राष्ट्रपति के विशेष अधिकारों के बारे में भी अध्ययन किया था, जिनका उल्लेख आर्टिकल 361 में किया गया है। आज हम आर्टिकल 61 का डिस्कस करेंगे, जिसमें राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग प्रक्रिया अब लगाई जाती है, उनको हटाने के लिए 5 वर्ष से पूर्व उस प्रक्रिया का हम अध्ययन करेंगे। आज मैं आपको स्पेशल रूप से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। मुझे विश्वास है दोस्तों, आज तक आपने महाभियोग प्रक्रिया को लेकर जितना भी अध्ययन किया होगा, जितनी भी आपके पास में जानकारी है, उस जानकारी में आपकी बढ़ोतरी होने वाली है, इतना मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज ये आर्टिकल 61 को पहले से लिख कर रखा हूँ ताकि थोड़ा समय बच सके और आराम से मैं आपको सब बातें समझा सकूँ। उसके बाद में पूरा प्रैक्टिकली हम इसको करेंगे, कैसे ये महाभियोग प्रक्रिया शुरू की जाती है। क्योंकि मैंने शुरुआत में ये बात बोली थी कि मैं यहाँ पर पॉलिटी पढ़ाऊँगा तो अनुच्छेद के साथ में पढ़ाऊँगा। अनुच्छेद के साथ में पढ़ने से और पढ़ाने से हमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं आराम से। इसी वजह से हम पहले आर्टिकल 61 को समझते हैं। आर्टिकल 61 क्या कहता है, इसके बाद में इस प्रक्रिया को आराम से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप लोग आराम से मैं साइड में होकर आपको बता रहा हूँ। और अगर यदि आपको वीडियो साफ नहीं दिखता हो तो प्लीज़ आप इसको 240 या 360 में करके देखें, 144 में ना देखें। 240 या 360 में आप अगर इसको करके देखते हो तो आपको स्पष्ट रूप से सब कुछ दिखाई देगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। महाभियोग प्रक्रिया, अनुच्छेद 61 में इस संपूर्ण महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। महाभियोग शब्द हमको 2 अनुच्छेदों में प्राप्त होता है, अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 61। जहां हमने अनुच्छेद 56 के अंदर राष्ट्रपति पदावधि के अंदर पढ़ा था कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इससे पूर्व भी महाभियोग के द्वारा महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, वहाँ पर यह कहा गया है। और 61 में इस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार से हम ये प्रक्रिया शुरू करेंगे महाभियोग वाली। तो यहाँ पर 2 तरह के क्वेश्चन हमको बनते हैं कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो वो अनुच्छेद हमारा 56 होगा। और यदि ये पूछ लिया जाए कि महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61 होगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं महाभियोग प्रक्रिया। अनुच्छेद 61 क्या कहता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, यानी कि जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, इसका उल्लेख करता है अनुच्छेद 61। 61 क्लोज 1, ये हमको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, अभी 1-2 क्वेश्चन यहाँ से जो बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा आराम से। आर्टिकल 61 क्लोज 1, जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो, जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो, तब संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा।
यहाँ पर हमको अतिक्रमण का मीनिंग समझना है। अतिक्रमण क्या होता है? ये राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का एक आधार है। किस आधार पर हम राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना चाहते हैं उनको पद से हटाने के लिए। तो वैसे तो हमारे संविधान के अंतर्गत इस अतिक्रमण शब्द को या फिर उल्लंघन शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है स्पष्ट रूप से, लेकिन हम आर्टिकल 74 के जरिए इस बात को आराम से समझ सकते हैं। किस आधार पर हम ये मान सकते हैं कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, संविधान का अतिक्रमण किया है। जैसा कि आर्टिकल 74 में हमको पढ़ने को मिलता है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करेंगे। यदि यहाँ पर राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को नहीं मानते हैं, सलाह के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, तो ये माना जाएगा कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य ना करके। हालांकि वो मंत्री परिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं, लेकिन यदि मंत्री परिषद उसी सलाह को वापस देती है या फिर उसमें कुछ संशोधन करके वापस राष्ट्रपति को देती है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह को मानना ही पड़ता है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से तो इस बात को हमारे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन आर्टिकल 74 के जरिए हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि किस आधार पर यह माना जाए कि राष्ट्रपति महोदय ने संविधान का उल्लंघन कर दिया। आगे लिखा है, महाभियोग चलाना हो तब संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा। कोई सदन का मतलब संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा भी आरोप लगा सकती है, राज्यसभा भी आरोप लगा सकती है। फिर आर्टिकल 61 क्लोज 2 में क्या लिखा है, ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि, ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने से पूर्व राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व लिखित सूचना नहीं दी गई हो। सूचना कौन देता है इसका आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमको उनको सूचना देनी होती है। सूचना एक प्राकृतिक न्याय के अनुसार देनी होती है कि यदि मेरे ऊपर कोई आरोप लग रहा है तो मेरे को पता तो होना चाहिए कि मेरे ऊपर क्या आरोप लगे हैं और क्यों लगाए जा रहे हैं। तो इस बात को दृष्टि में रखकर मेरे को सूचना देनी पड़ेगी। और उस संकल्प पत्र पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर न किए हो। 14 दिन पूर्व सूचना नहीं दी हो और उस संकल्प पत्र पर जो आरोप पत्र हम ला रहे हैं राष्ट्रपति के विरुद्ध, उस पर अगर उस सदन के जिस सदन में आरोप लगाया जा रहा है, जिस सदन में ये प्रस्ताव लाया जा रहा है महाभियोग संबंधी, यदि उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति के ऊपर वो महाभियोग संबंधी प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। दोबारा, ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि उस सदन के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं किया गया हो। 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके प्रस्ताव ला दिया, राष्ट्रपति महोदय को सूचना भेज दी गई, लेकिन ऐसा प्रस्ताव तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि वो उस सदन से, जिस सदन में लाया गया है शुरुआत में, उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित ना हो। और यदि वहाँ से पारित हो जाता है तो आगे क्या होगा, इसके बारे में आर्टिकल 61 क्लोज 3, जब किसी सदन ने आरोप पत्र पारित कर दिया हो, यानी पूर्व वाले सदन ने, जिस सदन में शुरुआत की गई आरोपों की, उस सदन ने अपने कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से यदि उसको पारित कर दिया हो, तब क्या होगा, तो वह आरोप पत्र दूसरे सदन में भेजा जाएगा। यदि लोकसभा में लाया गया है तो राज्यसभा में, और राज्यसभा में लाया गया है तो लोकसभा में। और दूसरा सदन उन आरोपों की स्वयं जांच करेगा या फिर कराएगा। दूसरा सदन उन आरोपों की स्वयं जांच करेगा जो राष्ट्रपति के ऊपर लगे हैं, या फिर किसी से करवाएगा। किसी का मतलब वो किसी हाई कोर्ट को सौंप सकता है जांच का काम, या सुप्रीम कोर्ट को सौंप सकता है, या फिर कोई कमेटी बनाकर कमेटी के जरिए भी राष्ट्रपति के ऊपर लगे आरोपों की जांच करवा सकता है, या फिर वो स्वयं भी कर सकता है दूसरा सदन। तथा राष्ट्रपति को इस सदन में स्वयं उपस्थित होकर
या अपने प्रतिनिधि के द्वारा अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा। आर्टिकल 61 क्लोज 3 ही राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों के संबंध में दूसरे सदन में आकर जांच के दौरान अपना पक्ष रखे या फिर अपने प्रतिनिधि को भेजकर अपना पक्ष रखे। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, काफ़ी जगह हमको सुनने को मिलता है आर्टिकल 76 में एक महान्यायवादी पद का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, भारत सरकार को ये कानून संबंधी विषयों पर सलाह मशविरा देता है। तो क्या ये महान्यायवादी राष्ट्रपति की ओर से अपना पक्ष रख सकता है दूसरे सदन में? क्या राष्ट्रपति इसको अपने प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर भेज सकते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब होगा कि राष्ट्रपति का पक्ष ये नहीं रखेंगे, राष्ट्रपति इनको नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे? क्योंकि ये सरकार के अधिकारी होता है महान्यायवादी। तो यदि मान लो प्रधानमंत्री महोदय ने राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाया है, उस कंडीशन में ये जो महान्यायवादी सरकार का अधिकारी है ये सरकार का पक्ष रखेगा या राष्ट्रपति का पक्ष रखेगा? इसी कंडीशन में ये महान्यायवादी राष्ट्रपति की ओर से उनका पक्ष रखने के लिए सदन में उपस्थित नहीं होगा। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को, किसी एडवोकेट को अपना पक्ष रखने के लिए दूसरे सदन में भेज सकते हैं या फिर वो स्वयं प्रेजेंट हो सकते हैं। ये अधिकार उनको आर्टिकल 61 क्लोज 3 देता है। आर्टिकल 61 क्लोज 4, यदि दूसरा सदन उन आरोपों को सही पाता है, यदि दूसरा सदन उन आरोपों को सही पाता अपनी जांच के अंदर और अपनी कुल सदस्य संख्या के और उस संकल्प पत्र को अपने कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति को उसी दिन से पद से हटना होगा। दूसरे सदन ने जिस दिन पारित किया अपने 2/3 बहुमत से, उसी दिन से राष्ट्रपति को हटना होगा। लेकिन जिस दिन प्रस्ताव लाया गया था उस दिन से लगाकर प्रस्ताव पारित होने तक राष्ट्रपति महोदय ने जो भी कार्य किए हैं उन कार्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो कार्य वैलिड होंगे, मान्य होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनता है? महाभियोग प्रक्रिया के दौरान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि वो दूसरे सदन में या फिर सदन में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे? तो वो आर्टिकल होगा हमारा आर्टिकल 61 क्लोज 3। यदि हमने अनुच्छेद नहीं पढ़ा है तो हमारा ये क्वेश्चन गलत होगा। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होता है, जो संविधान में जो लिखा हुआ है उसको समझना जरूरी होता है, उसके बाद में हम उसको समझ सकते हैं आराम से। जब तक संविधान के प्रावधानों को, संविधान में क्या लिखा है, इस चीज़ को हम नहीं समझेंगे तब तक हमको ये समझ में नहीं आएगा कि वास्तविक बात क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये आर्टिकल था 61 जिसमें संपूर्ण प्रक्रिया दी गई है। अब हम इस प्रक्रिया का विस्तार से अध्ययन करते हैं कि इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, कैसे क्या होता है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना मित्रों, यहाँ से आपको नई नॉलेज मिलना शुरू होती है। यदि आपने ये अनुच्छेद नहीं पढ़े अब तक तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पर इसका पूरा विवरण आपको भेज दूंगा अनुच्छेद 61 का, वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए महाभियोग प्रक्रिया 61 में है, ये हमारी संसद है। ठीक है, ये हमारी संसद है। ये लोकसभा, ये राज्यसभा। अब हमने पढ़ा है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग कोई भी सदन का कोई सा भी सदन ला सकता है, लोकसभा भी ला सकती है और राज्यसभा भी ला सकती है। तो चाहे तो ये सदन ले आए चाहे फिर ये सदन ले आए, कोई भी सदन राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संबंधी प्रस्ताव ला सकता है। यदि ये सदन लाना जाता है लोकसभा, तो इसमें वर्तमान में 543 मेंबर है और इसमें 245। इसमें 545 कैसे हैं? क्योंकि आपको पता है अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति महोदय लोकसभा में
2 सदस्यों को मनोनीत करते थे जो एंग्लो इंडियन होते थे। उन एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान अब यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन के जरिए। तो यहाँ पर अभी वर्तमान में लोकसभा में 543 मेंबर है और यहाँ पर 245। ठीक है मित्रों। अब यदि लोकसभा में प्रस्ताव लाना है तो इस 543 के 1/4 यानी कि 1/4 सदस्य वो प्रस्ताव लाएंगे हस्ताक्षर के जरिए। इस 543 की इस कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्य प्रस्ताव लेकर आएंगे। इसके बाद में संबंधित सदन का जो भी अध्यक्ष होगा, लोकसभा में होता है अध्यक्ष और यहाँ पर सभापति होते ही है। तो यहाँ पर ये अध्यक्ष क्या करेगा, इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। वैसे यदि 1/4 ने अगर प्रस्ताव रखा है तो वो उसको स्वीकार ही करते हैं। अब यहाँ पर प्रस्ताव जैसे लाया गया है 1/9/2020 को, और यहाँ पर जो राष्ट्रपति के ऊपर इस आरोप पत्र में जो आरोप लगाए गए हैं उनके ऊपर चर्चा करनी है इनको 25/9/2020 को। कभी भी कर सकते हैं वो, जब उनको अच्छा लगे। हम यहाँ पर 25/9/2020 ले सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना दी जाएगी लिखित में। तो सूचना कौन भेजेगा, ये अध्यक्ष भेजेगा राष्ट्रपति महोदय को। ये अध्यक्ष सूचना भेजेगा। कब भेजेगा, यहाँ पर सुनवाई होने के 14 दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व जहाँ पर सुनवाई होनी है उनके आरोपों को लेकर पहले सदन में 25 तारीख को होनी है, तो 25 तारीख के 14 दिन पूर्व उनको सूचना भेजनी होगी। भेजेगा कौन, जो यहाँ का अध्यक्ष या सभापति होगा वो राष्ट्रपति महोदय को लिखित में सूचना भेजेगा और उस सूचना के अंदर राष्ट्रपति महोदय को सब कुछ बताना होगा कि आपके ऊपर इस सदन में ये आरोप लगाए गए हैं, इस प्रकार से महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। ठीक है, यहाँ प्रस्ताव आ गया। यहाँ प्रस्ताव आने के बाद में मित्रों क्या होगा, यहाँ से उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से, इस कुल सदस्य संख्या का ध्यान में रखना, इस कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से उसको पारित करना पड़ेगा। यदि यहाँ से ये 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो उसके बाद में ये जो प्रस्ताव होगा दूसरे सदन में भेजा जाएगा, राज्यसभा में। अगर लोकसभा में लाया गया है तो, या हम लोकसभा को लेकर चल रहे हैं, राज्यसभा में लाया जाएगा। अब राज्यसभा क्या करेगी, राज्यसभा हमने पढ़ा 61(3) में, राज्यसभा उस पर चर्चा करेगी, उन आरोपों की जांच करेगी, आरोपों की जांच करेगी राज्यसभा, और इस जांच के दौरान ही राष्ट्रपति को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। यदि ये राज्यसभा अपनी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगे आरोपों को सही पाती है और उस आरोप पत्र को अपनी कुल सदस्य संख्या के, अपने कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से, अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को उसी दिन से हटा हुआ माना जाएगा उनके पद से। ठीक है मित्रों, और यहाँ से जब से प्रस्ताव लाया गया है तब से लेकर यहाँ तक, प्रस्ताव पारित होने तक राष्ट्रपति महोदय ने जो भी कार्य किए हैं वो सब कार्य वैध होंगे, उनके ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये होती है संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया। अब इस महाभियोग प्रक्रिया के बारे में और क्या जानकारी मिलती है, इस महाभियोग का अन्य नाम, इस महाभियोग का अन्य नाम पराभियोग भी आता है। अगर एग्जाम में महाभियोग ना देकर पराभियोग दे दे तो हमको पराभियोग करना होगा। शायद आपने ये शब्द पहली बार सुना हो, पराभियोग, लेकिन ये शब्द भी यहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है मित्रों,
तो इसको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये शब्द यहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है, प्राबियोग। ठीक है, इसके साथ में ही महाभियोग प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है महाभियोग प्रक्रिया, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कैसे है? वैसे आरोपों की जांच करना और फैसला देने का कार्य न्यायपालिका का है, लेकिन यहाँ पर ये कार्य संसद करती है, अर्थात संसद खुद न्यायपालिका के रूप में यहाँ पर कार्य करने लगती है, न्यायपालिका न होते हुए। इस कारण से इस प्रक्रिया को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। राष्ट्रपति के ऊपर लगाए जाने वाली प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है या क्या कहा जाता है? तो एक आंसर हमारा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होगी। ठीक है मित्रों, अब इस महाभियोग प्रक्रिया के अंतर्गत जिन लोगों ने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेंगे। लेकिन राज्य विधानसभाओं के वो सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था, वो सदस्य इस महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हमको ध्यान में रखना है, कौन सदस्य भाग लेते हैं, कौन से नहीं लेते हैं, या फिर क्या मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के विरुद्ध लाए जाने वाली महाभियोग प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं? तो हमारा आंसर होगा हाँ में। ठीक है, क्या विधानसभा के सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं? तो हमारा आंसर होगा नहीं। ठीक है, और हाँ, यहाँ पर इस प्रस्ताव को दोनों सदनों से पारित होना अनिवार्य है। इस सदन ने कर दिया है पारित और इस सदन ने पारित नहीं किया है, तो ये प्रस्ताव यहीं पर गिर जाएगा। ये ध्यान में रखना, दोनों सदनों से इसको पारित होना अनिवार्य है। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ कि महाभियोग प्रक्रिया के संबंध में संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है, जो कि आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। किसी साधारण विधेयक को लेकर यदि एक सदन ने साधारण विधेयक को पारित कर दिया हो, दूसरे सदन ने पारित नहीं किया हो, उस कंडीशन में सरकार राष्ट्रपति महोदय के द्वारा संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाती है आर्टिकल 108 के तहत, और उस संयुक्त बैठक में सरकार अपने विधेयक को आराम से पास करवा लेती है। लेकिन महाभियोग प्रक्रिया के संबंध में संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि क्या महाभियोग प्रक्रिया के संबंध में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? तो हमारा आंसर होगा नहीं। दोनों सदनों से उसको पारित करना ही होगा, तभी राष्ट्रपति अपने पद से हटेंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है मित्रों, और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा डिलीट करता हूँ। आप मेरे को एक क्वेश्चन बताइए, किसी राष्ट्रपति को हमने महाभियोग के द्वारा उनके पद से हटा दिया है। महाभियोग के द्वारा उनके पद से हटा दिया है। किसी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा उनके पद से हमने उनको हटा दिया है, तो क्या वो व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है? क्या चुनाव लड़ सकता है? आप अपना आंसर क्या दोगे, बताओ। यहाँ पर दोस्तों आपका जो भी आंसर रहा हो आप खुद चेक कीजिएगा। जिस व्यक्ति को हमने महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति पद से हटाया है, वो व्यक्ति दोबारा चुनाव लड़ सकता है। इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है संवैधानिक तौर पर। हालांकि संविधान सभा में इस विषय पर चर्चा हुई थी, बहस हुई थी कि उसके दोबारा पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस प्रस्ताव को अपना तर्क देते हुए संविधान सभा में अस्वीकार करवा दिया। बाबा साहेब ने कहा, अंबेडकर जी ने, कि जिस व्यक्ति को हमने महाभियोग के द्वारा हटाया है, पहले बात तो वो व्यक्ति चुनाव में खड़ा ही नहीं होगा, और यदि हो भी गया
तो हमारी जनता इतनी पागल नहीं है, वो सब समझती है, वो उनको नहीं चुनेगी। इसलिए हमको यहाँ पर ऐसा प्रतिबंध लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि जिस राष्ट्रपति को हमने महाभियोग के द्वारा हटाया है, वो व्यक्ति दोबारा चुनाव लड़ सकता है, खड़ा हो सकता है, निर्वाचित हो सकता है। संवैधानिक तौर पर उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है मित्रों। हाँ, एक बात और याद आ रही है क्या? देखो, मैं सोच किस लिए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं रट के नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं समझ के और सीख के आपको पढ़ा रहा हूँ। रट के किसी किताब से मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। इसलिए दिमाग में एक बात और आ रही है कि जिस राष्ट्रपति को हमने महाभियोग के द्वारा हटाया है, क्या उस राष्ट्रपति को वही सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होगी जो कि एक सेवानिवृत्त राष्ट्रपति को प्राप्त होती है? क्या राष्ट्रपति को वो सब सुविधाएं प्राप्त होगी जिसको हमने महाभियोग के द्वारा हटाया है, वो सुविधाएं प्राप्त होगी जो कि एक सेवानिवृत्त राष्ट्रपति को प्राप्त होती है? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा वो सब सुविधाएं उनको प्राप्त नहीं होगी जो कि एक सेवानिवृत्त, एक रिटायर राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। वो सब सुविधाएं महाभियोग के द्वारा हटाए गए राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं होगी। ठीक है मित्रों। हाँ, अब जैसे हम यहाँ पर थोड़ी अमेरिका की चर्चा करना चाहेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया जाता है। अमेरिका में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया जाता है। अमेरिका में किस आधार पर लाया जाता है? भ्रष्टाचार, घूस या फिर अन्य कोई बड़ा अपराध हो, अन्य कोई बड़ा आरोप हो, इस संबंध में इस आधार पर अमेरिका में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। अमेरिका में प्रावधान क्या है? अमेरिका में जो सदन होता है उस सदन की अध्यक्षता कौन करता है? उस सदन की अध्यक्षता वहाँ का चीफ जस्टिस करता है। चीफ जस्टिस करता है, जो वहाँ का मुख्य न्यायाधीश होता है। वहाँ पर अमेरिका में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए जाने वाले महाभियोग के दौरान सदन की अध्यक्षता चीफ जस्टिस करता है। ऐसे ही हमारे यहाँ पर संविधान सभा में एक मेंबर थे, काजी करीमुद्दीन। उन्होंने संविधान सभा में प्रस्ताव रखा था कि हमारे यहाँ पर भी ऐसा प्रावधान किया जाए कि सदन की अध्यक्षता महाभियोग प्रक्रिया के दौरान CJI करे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश उस सदन की अध्यक्षता करे। लेकिन उनके इस प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया गया था। लेकिन हमारे यहाँ पर संबंधित सदन का जो अध्यक्ष या सभापति होगा वही उसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है मित्रों, तो ये था आज का हमारा महाभियोग प्रक्रिया संबंधित लेकर एक वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको बहुत डिटेल से चीज़ें बताई है। शायद आपको पहली बार पढ़ने को मिला हो। जैसा कि हमने पढ़ा है कि महाभियोग को प्राभियोग के नाम से भी जाना जाता है, और ये महाभियोग प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, किसी भी सदन में लाया जा सकती है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया के ऊपर संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी, इस बात का प्रावधान है। ठीक है, और आरोप किसी भी सदन में ला सकते हैं। जिस सदन में ला रहे हैं उस आरोप पत्र पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। फिर यहाँ से वो 2/3 से पारित होने के बाद में दूसरे सदन में जाएगा, दूसरा सदन उन आरोपों की जाँच करवाएगा। उसके बाद में अपने 2/3 बहुमत से, कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से यदि वो उसको पारित करता है तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटना होगा। इसके साथ ही हमने बहुत सी चीज़ों का डिस्कस किया है जो आपने शायद पहली बार जानी हो, ऐसे मेरे को लगता है, क्योंकि आम किताबों में किसी गाइड में हमको ये सब जानकारी नहीं होती है। आपने आज तक पढ़ा होगा महाभियोग प्रक्रिया को लेकर, लेकिन जो मैंने आपको बताया है संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी, प्राभियोग शब्द मैंने आपको बताया है, और इसके अलावा पुनर्निर्वाचित हो सकता है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
कुछ उनको सुविधाएं प्राप्त नहीं होगी जो कि एक सेवानिवृत्त राष्ट्रपति प्राप्त होती है। ऐसी चीज़ हमको आम किताबों में पढ़ने को नहीं मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक छोटा सा वीडियो, छोटी सी जानकारी, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। इसी के साथ में मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। लेकिन अब ये हमारे आर्टिकल्स पूरे हो गए हैं, 52 से लगाकर 61 तक राष्ट्रपति से संबंधित जो भी आर्टिकल थे वो पूरे हो गए। हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक पूरे अनुच्छेद हम एक साथ पूरी वीडियो में, पूरी क्लास में उसको डिस्कस कर ले, ताकि हमने अब तक जो पढ़ा है वहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी चीज़ें एक बार हमको रिकॉल हो जाए। क्योंकि किसी भी चीज़ का जिसका हमने अध्ययन कर लिया है उसका पुनर्अभ्यास होना अनिवार्य है। यदि हमने उसका अभ्यास नहीं किया, रिवीजन नहीं किया है, तो हमारा वो पढ़ा हुआ लेस हो जाएगा, नुकसान में रहेगा। इसलिए मित्रों, यदि आप में से किसी ने शुरुआत से वीडियो नहीं देखे हैं तो शुरुआत से वीडियो देखे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोज़ की आपको लिंक मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी होगा, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि मैं वहाँ पर जो ये आर्टिकल 61 का डालूंगा वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आप आराम से पढ़ सकते हो कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।